हेलो दोस्तों। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है, जिसमें हम कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पीवाई को सॉल्व कर रहे हैं और ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए इसमें आज का क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड इन पैरेलल शुड मेंटेन। अगर सिंक्रोनस जनरेटर आपके पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका क्या मेंटेन करते हैं वो लोग। पहला दिया है इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी एंड इन्फिनिट वोल्टेज, बी दिया है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज, सी दिया है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज, डी दिया है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट वोल्टेज। देखिए जो हमारे जनरेटर है सिंक्रोनस जनरेटर, ये एक सिंक्रोनस मशीन है, मतलब एक ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारा ये बस बार से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ये हमारी बस बार है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसके लिए नेसेसरी जो कंडीशन है वो देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर या पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर। जो नेसेसरी कंडीशन है इसमें 3 कंडीशन नेसेसरी है। पहला क्या है, आपका फेज सीक्वेंस आपका इक्वल होना चाहिए। देख मतलब समझे आप, फेज सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटर, एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर और आपका नया ऑल्टरनेटर है उसका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। जो आपका बस का फेज सीक्वेंस है यहाँ पर पुराने वाले का और नए वाले का, ये दोनों का सेम होना चाहिए। तो फेज सीक्वेंस शुड बी सेम। सेकेंड जो इसका कंडीशन है वो आपका दिया है वोल्टेज, वोल्टेज शुड बी सेम, ठीक है। जो आपका बस बार की वोल्टेज है और जनरेटर की वोल्टेज है वो आपकी सेम होनी चाहिए। थर्ड है आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब वोल्टेज आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। जो आपके मतलब इनपुट की जो आपकी एग्जिस्टिंग बस बार की वोल्टेज है वो, और जो आप लगा रहे हो वी इनपुट या वी न्यू, वो दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी भी दोनों की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में हम आपका स्लाइटली हायर भी कंसिडर करते हैं, लेकिन जो मेन इसकी 3 कंडीशन है वो यही है, फेज सीक्वेंस शुड बी सेम, वोल्टेज शुड बी सेम और फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर होगा, आंसर होगा डी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। इसकी भी फ्रीक्वेंसी f1 और इसकी भी फ्रीक्वेंसी f1 बराबर होनी चाहिए और वोल्टेज कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये आपका पैरेलल में ऑपरेट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी इनके बीच में, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये फिर कंट्रोल सिस्टम का आ गया। इसमें दिया द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सर्किट इज, हमें इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन बताना है। एक आरसी सर्किट है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट लगा है तो इसका तो हमें वैसे ट्रांसफर फंक्शन पता ही है, लेकिन फिर भी इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये आर है और यहाँ पर जो स्टोरिंग एलिमेंट है वो कैपेसिटर दिया है आर और सी। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, और एस डोमेन में दिया ही है 1/CS, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को एस डोमेन में कर रहा है V0S, ठीक है। ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट वोल्टेज हो जाएगी VIS। तो हमें ट्रांसफर फंक्शन बताना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट, लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट व्हेन ऑल द इनिशियल कंडीशन मस्ट बी 0, मतलब IC इनिशियल कंडीशन हमारी क्या हो 0, तब हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है। तो देखिए इस केस में हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आउटपुट हम कहाँ ले रहे हैं VOS पर, ठीक है, मतलब आउटपुट वोल्टेज ही है। तो यहाँ पर हम दोबारा VDR लगाएंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, V0S की वैल्यू निकालेंगे। V0S जो हमारा यहाँ पर V2 की वैल्यू है वही V0S की वैल्यू है। तो V0S की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज क्या है, इनपुट में वोल्टेज है, वो है आपका VIS इंटू इसके अक्रॉस का इम्पीडेंस, वो है आपका 1/CS आ जाएगा, 1/CS अपॉन टोटल इम्पीडेंस। टोटल इम्पीडेंस क्या है आपका R प्लस 1/CS, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से ये कट जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/RCS प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो मैं इसको अगले पेज में दिखाता हूँ आपको। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया, ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, वो आया हमारा आपका, क्या बताया था मैंने, 1/, क्या आता है 1/RCS प्लस 1। तो देखिए ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/τS प्लस 1। तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ जो है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट है, टाउ की वैल्यू क्या आ गई RC। और आपने देखा भी होगा आपका RC सर्किट में आपके टाउ की वैल्यू होती है R/C, तो वही हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। और ये ट्रांसफर फंक्शन V0/VI की वैल्यू आ गई 1/τ
टाउ एस प्लस वन, और जहाँ टाउ है आर इंटू सी। तो देखिए वैल्यू क्या है कि 1 टाउ एस प्लस वन, सब में यही दिया है। यहाँ टाउ की वैल्यू देखिए, टाउ की वैल्यू ये नहीं थी, ये भी नहीं, देखिए टाउ की वैल्यू है आर इंटू सी, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ऊपर ये इसने टाउ, ये नहीं एस नहीं होगा, यहाँ पर आएगा 1/1 प्लस टाउ एस, डी आंसर। ये देखिए हमारा भी आया था ना 1/1 प्लस टाउ एस, ठीक है ये। तो ऐसे इसका आंसर निकाला हमने आउटपुट अपॉन इनपुट से लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, द पावर फैक्टर इज डिफाइन एज द, पावर फैक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं। ऑप्शन दिया है द रेशियो ऑफ एपरेंट पावर टू द रिएक्टिव पावर, फिर दिया द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर, द रेशियो बिटवीन द ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर, द रेशियो बिटवीन एपरेंट पावर टू ट्रू पावर। तो देखिए हमारा जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर को हम क्या लिखते हैं, पावर फैक्टर को हम लिखते हैं cos फाइव। cos फाइव की जो वैल्यू होती है वो होती है एपरेंट पावर, सॉरी वो होती है ट्रू पावर। ट्रू पावर को हम लिखते हैं P अपॉन एपरेंट पावर S, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, P अपॉन S को हम क्या लिखते हैं, एपरेंट पावर को हम लिखते हैं √P² प्लस Q², एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे S की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है। मतलब हमने टोटल कितनी एपरेंट पावर उसमें दी है और उसमें से कितना पार्ट हमारा यूज़ हो रहा है उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, द रेशियो ऑफ ट्रू पावर को हम P लिखते हैं और एपरेंट पावर को हम लिखते हैं S, ठीक है। तो देखिए आप पावर फैक्टर इससे भी समझ जाएंगे। पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, हिस्सा, पावर का हिस्सा, पावर का वो हिस्सा जो हमारे आपके इसके रियली यूज़ हो रहा है उसको हम बोलते हैं। जैसे टोटल पावर हमने दी S और इसका जो उपयोगी हिस्सा है वो है P, ट्रू पावर। बाकी जो दूसरी पावर है वो क्यों, वो क्या है आपकी रिएक्टिव पावर। ये इमेजिनरी पावर होती है, ये सिर्फ हमारे फ्लक्स इस्टेब्लिश करने के काम आती है, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या हो गया हमारा P अपॉन S। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमें, ये थोड़ा छोटा हो रहा होगा, 1 मिनट में इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा साफ हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इसमें लिखा है एन एम्पलीफायर दिया है, एम्पलीफायर एट द मिड बैंड वोल्टेज गेन। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वोल्टेज गेन जो दिया है AV की वैल्यू दी है इसमें 1000, AV की वैल्यू 1000 है, और FL लोअर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू वो है आपकी 50 हर्ट्ज, और आपकी हायर फ्रिक्वेंसी FH हायर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमें दी है 50 किलोहर्ट्ज, 50 किलोहर्ट्ज में दी है, और 5% का फीडबैक है। जो फीडबैक लूप है आपका, फीडबैक वो आपका 5% है। इस अब अप्लाइड तो हमें बताना है, कैलकुलेट हमें करना है, आपको हमें गेन बताना है पहले। गेन मतलब AV बताना है हमें, गेन कितना होगा फॉरवर्ड लूप में, और आपका फीडबैक लूप में गेन बताना है, और हमारा आपका FL जो लोअर वोल्टेज है उसमें गेन बताना है, गेन ऑफ लोअर वोल्टेज, और हमें गेन ऑफ अपर वोल्टेज अपर फ्रिक्वेंसी बताना है, ठीक है। तो हमें ये सब बताना है इसमें। एक हमें आपका वोल्टेज गेन बताना है, एक हमें फ्रीक्वेंसी गेन बताना है लोअर फ्रीक्वेंसी में, एक फ्रीक्वेंसी गेन बताना है हमें अपर फ्रीक्वेंसी में। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्या दिया है, AV की वैल्यू हमें गेन की वैल्यू दी है, वो दी है आपकी 1000, लोअर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अपर फ्रीक्वेंसी आपकी 50 किलो हर्ट्ज, और फीडबैक है आपका 5%। तो इसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको पहले क्या होता है। जो आपका गेन का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गेन का, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वोल्टेज गेन जिसको हम AV लिखते हैं, ये हमें फीडबैक के लिए बताना है, FB लिखता हूँ फीडबैक के लिए। वो होता है आपका AV वोल्टेज गेन अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू AV, ठीक है। ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है। तो आइए मैं अगले पेज में इसको अच्छे से थोड़ा सॉल्व करता हूँ। इसके अलावा हमने इसमें फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी में गेन भी बताना है और अपर फ्रीक्वेंसी में गेन भी बताना है। तो मैं लोअर और अपर के दोनों फार्मूले लिख भी देता हूँ, आपको थोड़ा याद रहने के लिए सुविधा रहेगी। तो जो हमारा जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उसके लिए गेन का फॉर्मूला क्या है, FL फीडबैक लूप के लिए, हाँ फीडबैक लूप FB लिखते हैं, FB। इसके लिए गेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी लोअर फ्रीक्वेंसी अपॉन नीचे वही जो इससे पहले था 1 प्लस बीटा इंटू AV, ठीक है। ये हमारा लोअर के केस में आ गया। अब मैं अपर के लिए लिखता हूँ। अपर के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर ऑफ फीडबैक लूप, इसका गेन हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर। हायर के लिए देखिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे डिनोमीटर में था वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू AV, ठीक है। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इन्हीं की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हमें जो लोअर फ्रीक्वेंसी दी थी, तो हम लोअर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हमें पहले बीटा की वैल्यू चाहिए। बीटा की वैल्यू क्या दी है हमें, 5%, फीडबैक लूप में 5%, 5% मतलब
0.05। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले लोअर फ्रिक्वेंसी के। ठीक है, तो फीडबैक, तो गेन ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी, इसका फीडबैक 5% है, उसके लिए लोअर फ्रिक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, 50 आ गई अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है 0.05 और जो गेन था वो था 1000। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 50, नीचे ये 1 प्लस 50 और 1 51, 51 50 अपॉन 51, तो ये आ जाएगा आपका 0.98 के आसपास, 0.98। ठीक है, ये हमारे इसमें फ्रिक्वेंसी में इतना गेन आ गया, तो इसकी वैल्यू हर्ट्ज में हो जाएगी। आपके हायर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ हायर और फीडबैक क्या हो जाएगा आपका, हायर की जो है हम यहाँ पर वो था आपका 50 किलोहर्ट्ज, 50,000, 1 2 3, ठीक है 50,000 प्लस 1 प्लस बीटा की वैल्यू वही है आपकी 0.05 इंटू गेन है आपका 1000। ठीक है, तो ये वही आ जाएगा आपका 51 इंटू यहाँ पर से आ जाएगा आपका 50,000, तो ये आ जाएगा 2.55 मेगा में कर देते हैं, मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू भी निकाल दी, इसकी वैल्यू भी निकाल दी। अब हमें वोल्टेज गेन निकालना है। वोल्टेज गेन मैं पीछे वाले फॉर्म इसमें निकालता हूँ क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लिखाई है। तो वोल्टेज गेन की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, गेन है आपका 1000 अपॉन 1 प्लस 1 है, 1 प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी 0.05 इंटू गेन है आपका 1000। तो ये 1000 अपॉन हो जाएगा 1000 अपॉन ये 50 और 51, 50 और 51 तो 20 से कम आएगा, आएगा 19.6, 19.6। ठीक है, तो आइए इसकी अब वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा गेन आया वो 19.6 एक ही ऑप्शन में, तो इससे भी निकाल के आंसर कर सकते हैं, सिंपल था ये। तो 19.6 हमारा ये पहले का आंसर आ गया ए वी का। देन फ्रिक्वेंसी का हमारा आया 0.98 हर्ट्स। देखिए लोअर फ्रिक्वेंसी का हमारा 0.98 हर्ट्स आया है और हमारा अपर फ्रिक्वेंसी का आया है 2.55 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085। मतलब 8085 में हमें मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन इंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है। तो 8085 जो था वो हमारा शुरुआती मॉडल का माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें हमारी जो कमांडें होती थी मैं लिख देता हूँ। 8085 में ये कौन सी कमांड में काम करता था, मतलब कौन कौन से इसमें इंस्ट्रक्शन थे। तो ये करता था एडिशन, ऐड कर सकता था ये, और ये आपका सब्ट्रैक्ट कर सकता था। इसके अलावा ये इंक्रीमेंट भी कर सकता था और डिक्रीमेंट भी कर सकता था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकता था। ठीक है, लेकिन इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के कोई भी फंक्शन नहीं था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का कोई भी फंक्शन नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली मल्टीप्लिकेशन, नहीं मल्टीप्लिकेशन था ही नहीं, बोथ अवेलेबल, बोथ थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था। ओनली डिवीज़न, डिवीज़न भी नहीं था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों नहीं थे। बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें आपके सिर्फ 4 फंक्शन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं था, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं था। इसके बाद का जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है 8086, उसमें ये फंक्शन इन्होंने ऐड करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है इन अ 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग पावर ऑफ 3 फेज सिस्टम वन ऑफ द वाट मीटर रीड्स नेगेटिव इम्प्लाई। अगर एक वाट मीटर नेगेटिव रीड कर रहा है दूसरे का तो वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, पावर फैक्टर इज रिवर्स, लोड इज अनअवेलेबल, वाट मीटर कनेक्शन इज फेलियर और पावर फैक्टर इज लेस देन 0.5। तो देखिए यहाँ पर हमारा होता क्या, अगर हमारा W1 हमारे पहले वाले वाट मीटर की रीडिंग और दूसरे वाले वाट मीटर की रीडिंग आपस में सेम और उल्टी हो, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस केस में आप देखिए अगर आप 10 फाई की वैल्यू निकालेंगे, 10 फाई की वैल्यू क्या होती है, 10 फाई की वैल्यू होती है √3 इंटू W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये हमारी 10 फाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम फाई निकालते हैं। तो फाई कैसे निकालते हैं, फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, tan इनवर्स करेंगे, बाकी ये पूरा वैसे का वैसा ही √3 इंटू यहाँ से W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी फाई की वैल्यू आ रही है वो फाई की वैल्यू लाई करेगी हमारी 90 और 60 के बीच में। ठीक है, हमारी फाई की वैल्यू 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करती है। तो हमारा जो cos फाई होगा, cos फाई, तो cos फाई की हमारी वैल्यू जो लाई करेगी वो हमारी लाई करेगी यहाँ पर 0 से लेकर
आपका 0.5 तक का, 0 to 0.5। तो यहाँ पर जो हमारा पावर फैक्टर होगा इस केस में, हमारा पावर फैक्टर होगा आपका 0 या आपका 0 से ज़्यादा और 0.5 से कम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 0.5 और ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे इस केस में आंसर होता है, लेस देन 0.5 और आपका 0 से ज़्यादा, लेस देन 0.5। तो ये देखिए आंसर इसमें ये दिया है डी, पावर फैक्टर लेस देन 0.5। ठीक है, तो 0.5 से कम पावर फैक्टर होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, द नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज़ यूजुअली, मतलब प्राइमरी टर्न कितने होते हैं आपके करंट ट्रांसफार्मर में। जैसे करंट ट्रांसफार्मर जो है आपका ऐसे, ये हमारा लाइन आपका सीरीज में लगे रहता है लाइन के साथ। तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग का काम क्या होता है, इसमें हाई करंट फ्लो होती है, जो लोड करंट है वही इसमें फ्लो होती है। और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न होते हैं ज़्यादा, क्योंकि देखिए हाई करंट फ्लो हो रही है, हाई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एक तो मोटा तार चाहिए हमें यहाँ पर, और कम नंबर ऑफ टर्न चाहिए, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। ठीक है, और हमें करंट को ज़्यादा करना है तो हमें R की वैल्यू चाहिए कम। R की वैल्यू कम करने के लिए, प्रतिरोध कम करने के लिए लेंथ कम होनी चाहिए। लेंथ कम कैसे होगी, जब हम नंबर ऑफ टर्न को क्या करेंगे, कम करेंगे और एरिया बढ़ा देंगे। एरिया कब बढ़ेगा, जब हमारा तार हो जाएगा मोटा। हम मोटा तार बनाते हैं इसमें और कम नंबर ऑफ टर्न का बनाते हैं। ठीक है, और आप ट्रांसफार्मर के रेशियो से भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारी ट्रांसफार्मर का रेशियो जो होता है वो होता है आपका V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ठीक है, मतलब आपके नंबर ऑफ टर्न वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज होगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर ज़्यादा है, अगर n की वैल्यू अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वोल्टेज भी ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस केस में देखिए करंट ज़्यादा है, मतलब क्या है, वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम होगी तो नंबर ऑफ टर्न कम चाहिए हमें। नंबर ऑफ टर्न हम जनरली यहाँ पर 1 से 2 टर्न लेके चलते हैं इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर में 1 से 2 टर्न ही लेके चलते हैं ताकि इसमें लोड करंट फ्लो हो सके। और यहाँ पर वोल्टेज कम होती है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर के एक्शन के हिसाब से भी नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कम लेते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 से 2, 1 से 5 तक का दिया है तो 1 to 5, लेकिन हम जनरली 1 to 2 तक का ही टर्न बनाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द शेयरिंग ब्रिज इज़ आइडियली सूटेड टू मेजर, मतलब शेयरिंग ब्रिज क्या नापने के काम आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ एन इंसुलेटर, आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज और आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखिए हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी मापने का काम क्या आता है, वीन ब्रिज आता है। वीन्स ब्रिज जो होता है वो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी नापने का काम आता है, फ्रीक्वेंसी के लिए आता है वीन्स ब्रिज। ठीक है, वीन्स ब्रिज तो इसके काम आ गया। और इसके अलावा आप यहाँ देखिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है L, इंडक्टेंस में भी हम 3 टाइप के इंडक्टेंस नापते हैं। कौन सा, एक लो क्यू जिसमें क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कम होती है, एक मीडियम क्यू मतलब आपकी लेस देन 1 होगी क्वालिटी फैक्टर की, मीडियम क्यू मतलब 1 से लेकर 10 तक का होगी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू, और एक आता है हाई क्यू नापने के लिए, हाई क्वालिटी फैक्टर मतलब ग्रेटर देन 10 क्यू जिसमें वैल्यू होती है, उसको नापने के लिए कौन सा यूज़ होता है। तो देखिए लो नापने के लिए एंडरसन ब्रिज यूज़ होता है, एंडरसन ब्रिज। लो इंडक्टेंस नापने के लिए एंडरसन ब्रिज। मीडियम नापने के लिए आपका कौन सा होगा, मैक्सवेल ब्रिज। और हाई के लिए हेज ब्रिज। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि H यहाँ पर हाई है, H से हेज, M यहाँ पर मीडियम है, मीडियम से मैक्सवेल, और लो मतलब बहुत कम मतलब जो पहले आता है, तो पहला नाम A से आया तो एंडरसन, मैंने ऐसे याद कर रखा है। ठीक है, बाकी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी बता देता हूँ मैं आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस नापने के लिए 2 ब्रिज होते हैं, एक हैवी साइड ब्रिज, और एक हैवी साइड का ही आपका मॉडिफाइड वर्जन होता है, वो होता है कैंपबेल हैवी साइड मॉडिफाइड ब्रिज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ द इंसुलेटर। ठीक है, शेयरिंग ब्रिज हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस नापने के काम आता है। और शेयरिंग ब्रिज अगर आप कहीं पूछ देगा तो शेयरिंग ब्रिज हमारा एक और चीज़ नापने के काम आता है, वो आता है हमारा कैपेसिटेंस भी नाप सकते हैं इससे। कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ द इंसुलेटर हम शेयरिंग ब्रिज से नाप सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें दिया है 2 कॉइल कॉइल A और B है, 800 टर्न है एक में,
और एक में इतने टर्न है, 1200 टर्न है रिस्पेक्टिवली, एक में 800 है, एक में इतने टर्न है रिस्पेक्टिवली, और इसमें आपका करंट है आपका 0.5 एम्पियर की करंट इसमें, और आपका 3 मिली वेबर का 80% के साथ लिंक हो रहा है। तो कॉइल बी में और L1 L2 और M की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, पहले मैं लिखता हूँ N1 की जो वैल्यू दी है वो दी है आपकी 800, और N2 की वैल्यू दी है आपकी, ये 800 है, N2 की वैल्यू दी है 750। ठीक है, N1 की वैल्यू इतनी होगी, N2 की वैल्यू होगी, फ्लक्स जो प्राइमरी साइड में है मतलब पहली कॉइल में है वो है आपका 3 मिली वेबर, 3 मिली वेबर का हमारा फ्लक्स है पहले वाले में, और पहले वाले में जो हमारी करंट है वो पहले वाले में करंट है हमारी 0.5 एम्पियर। इसके अलावा हमें क्या दिया है, जो आपका फ्लक्स सेकंड वाले में लिंक हो रहा है फ्लक्स 1 2 वो हो रहा है आपका 80%, 80% मतलब 0.8 टाइम्स ऑफ 5 1 का 0.8 टाइम मतलब 0.8 इंटू 3 मिली वेबर, 0.8 इंटू 3 मिली वेबर, 8 या 24, तो ये हो जाएगा आपका 2.4 मिली वेबर। ठीक है, इतना आगे अब अगले पेज में सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ से पहले हम L1 इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं पहले केस की। इंडक्टेंस क्या होता है, साई अपॉन आई। साई को क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज। N1 पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न, और पहले वाले में फ्लक्स कितना कनेक्ट हो रहा है, और पहले वाले में करंट। तो पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न है आपके 800 नंबर ऑफ टर्न है, फ्लक्स कितना था हमारा 3 मिली वेबर, 3 मिली वेबर मतलब 10⁻³ और ये आपका करंट था 0.5 मतलब 1/2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8 हेनरी। ठीक है, L1 की वैल्यू आ गई। बाकी इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एक और, इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/S। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से क्या है, इंडक्टेंस जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आगे निकालते हैं, क्योंकि एक ही कोर में है तो S की वैल्यू सेम होगी, तो S कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल आ गया आपका नंबर ऑफ टर्न के। तो L1/L2 की वैल्यू निकालते हैं। L1/L2 किसके बराबर हो जाएगा आपका, N1/N2 का होल स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें L1 की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी थी 4.8, L1 की वैल्यू है आपकी 4.8, L2 की वैल्यू हमें निकालनी है, L2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और आपके नंबर ऑफ टर्न पहले वाले में 800 है और दूसरे वाले में 750 नंबर ऑफ टर्न है, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास L2 की वैल्यू आ जाएगी 4.21 हेनरी। तो L1 L2 हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, L1 L2 की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, M की वैल्यू भी पूछी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M = कपलिंग कोफिशिएंट जो होता है K √L1 और L2। कपलिंग कोफिशिएंट हमें K की वैल्यू दी है 80%, मतलब ये 0.8 है, K की वैल्यू आ गई 0.8, और L1 L2 की वैल्यू हमने निकाली दी है, ये आ जाएगा 0.8 इंटू L1 की वैल्यू कितनी थी, L1 की वैल्यू 4.8, L1 की वैल्यू 4.8 और L2 की वैल्यू है हमारी 4.21। तो बस इसको कैलकुलेटर में पुट करना है और आप यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे, वो आएगी आपकी 3.6 हेनरी। ठीक है, तो आंसर म्यूचुअल इंडक्टेंस 3.6, ये 4.8 और 4.21, 4.8 और 4.21, 4.8 4.21 और 3.6, बिल्कुल आंसर सी इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।